Hello dear students, welcome to lecture number 10 on permutations and combination। तो बच्चों क्या चल रहा था हमारा अभी तक? एनसीआर और एनपीआर। एनपीआर तो खैर काफी पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन पिछले 3-4 लेक्चर से हम लोग एनपीआर एनसीआर इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम लोग एनसीआर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद जो रिपीटिशन यानी कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम अरेंज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग पहले हेडिंग यही डाल सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर कंटिन्यू, एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर कंटिन्यू। एंड ऑफ कोर्स हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में लेने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम हम ले, फर्स्ट प्रॉब्लम इफ, या ऐसे लिख लेते हैं, हाउ मैनी 4-digit numbers, how many 4-digit numbers, how many 4-digit numbers of the form, how many 4-digit numbers of the form A B C D can be formed when A B C D belongs to 0 to 9 and A is less than B less than C less than D। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया एंड के बाद। दूसरा सवाल इसमें ये ले सकते हैं हम कि A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हम लोग देखो अभी तक बच्चों हम लोगों ने किया क्या कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग ये एनसीआर को यूज करके, या हमने वर्ड्स बनाए या नंबर्स बनाए, कुछ भी बनाया, वहां पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था कि भाई पहला नंबर दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा या छोटा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी। केवल नंबर्स बनाने सीखे, इवन नंबर्स हो ओड नंबर्स हो वो बनाना सीखा। लेकिन आज हम उनको सीख रहे हैं कि जो नंबर्स हम बना रहे हैं उनके डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो आप देखिए पहला यही सवाल ले रहे हैं हम, उसके बाद कहीं कहीं इक्वल टू लगा देंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट का नंबर बने, 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है, कितने भी डिजिट का हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सोचिए इसके बारे में क्या करना है हमें। देखो अगर आप इसमें केस बना के करोगे तो आप समझ रहे हो कि मतलब कितना भारी काम हो सकता है। एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ से मैं जीरो को हटा देता हूँ, जीरो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेंगे। 1 to 9 है खाली, है ना, 1 2 3 अप टू 9। या इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाद में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, पहले इसमें आंसर करेंगे, इसको समझना आसान रहेगा। देखो ये हमने 4 बॉक्स बना लिए जो अक्सर हम बनाते थे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया आपको वो ये बोल रहा है कि जो 4 डिजिट का नंबर बनाना है वो ए बी सी डी की फॉर्म में बनाना है। ए बी सी डी की फॉर्म का मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस पे डी, ये जो डी है वो यूनिट प्लेस का नंबर है, सी जो है वो 10th का, 100th का और 1000 प्लेस का नंबर है। और यहाँ एक बात और, हालांकि इससे भी समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी और ऑल डिस्टिंक्ट, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं आपको, चाहो तो फिर से आप यहाँ पर लिख सकते हो जो डिजिट्स हमें लेने हैं ए बी सी डी आर ऑल डिस्टिंक्ट, आर ऑल डिस्टिंक्ट। हालांकि ये बात आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, जब आपने ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लिख लिया है तो समझ में आएगा भाई बराबर तो कोई से भी नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप बताओ मुझे सोच के क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे भरेंगे इसको। बहुत मजेदार सवाल है, एकदम सिंपल, रिलैक्स होकर सोचो। अगर आपको एनसीआर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा और फिर उनको कैसे अरेंज करना होता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग अभी इसका आंसर करेंगे।
अगर मैं यहां से ये कंडीशन हटा दूं, अगर मैं यहां से ये कंडीशन हटा दूं कि ये पूछा ही नहीं है, केवल ये बोला कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है एबीसीडी फॉर्म का, और वो चारों डिजिट इस सेट से आने चाहिए, और वो चारों डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इतनी तो बात है ना, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तब आप क्या करते, तब आप क्या करते, 9 में से 4 डिजिट सेलेक्ट करते, क्या होता उसका मतलब 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, होता कि नहीं होता? इसमें तो कुछ नया नहीं है ना भाई, 9 डिजिट है आपके पास, आपको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हैं, तो पहले आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करेंगे, 9 में से 4 डिजिट चूज करेंगे, यानी कि 9C4 तरीके से आपने डिजिट्स को चूज किया, जो आपके चूज हुए उसको 4 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज करेंगे। क्या इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अच्छा, अब इसका आंसर देखो, फिर इसका भी समझ में आ गया तुम लोगों को। देखो आंसर इज 9C4, 4 डिजिट चूज कर लिए, इनटू इनटू क्या, 1। देखो आपने 9 में से 4 चूज किए 9C4 तरीके से, लेकिन उनको अरेंज करने का तरीका तो एक ही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने आपको वो। अरे भाई जो भी सिलेक्ट हुए उनका तरीका तो एक ही हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो आप 4 फैक्टोरियल कर रहे थे वहां पर तो कोई कंडीशन थी नहीं, वो तो आपको टोटल करना था। अभी देखो जैसे मान लो कि आपने 4 नंबर, ये 1 2 3 4 ये सिलेक्ट हो गए 9 में से, तो आप इनको इसी क्रम में लिखोगे ना कि नंबर आपका बना 1 2 3 4, तो ये एक ही तरीका हुआ ना इसका। आपने 9 में से अगर जो 4 डिजिट चूज किए, मान लो वो 4 डिजिट चूज हुए 3 5 7 और 9, ये 4 डिजिट चूज हुए, लेकिन उनको अरेंज करने का तरीका तो एक ही है ना, क्योंकि आपको इस क्रम में रखना है उसको। आपको कंडीशन दे रखी है, जो 4 डिजिट आपने चूज किए उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक ही बनेगा ना भाई। तो अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल कैसे हुए इस बार, एक ही अरेंजमेंट है ना, कि आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मतलब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या बनेगा, 3 5 7 9, बस यही एक नंबर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, कुछ कंफ्यूजन है क्या? पक्का? दूसरे का आंसर बताइयो। यस। हाँ श्वेता बोलो। कितने तरीके से कर सकते हैं, वो सारे वेज आ गए। देखो 9C4 हमें ये बता रहा है कि इन 9 में से आप 4 डिजिट कितने तरीके से चूज कर सकते हो। ये केवल सिलेक्शन हुआ बेटा। 9C4 का मतलब है कि आपके पास 9 बंदे थे, कितने तरीके से आप 4 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, 4 डिजिट आपने सेलेक्ट करके अपने सामने खड़े, लेकिन अब आपको उनको अरेंज तो करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो अरेंज का तरीका तो एक ही हुआ ना। देखो छोटा नंबर लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। मान लो मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4, केवल ये, ठीक है, और मैंने बोला भाई मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, और 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा उसमें सारे डिजिट डिस्टिंक्ट है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ए बी सी इसमें बिलोंग करता है, मुझे नंबर चाहिए आपको ए बी सी की फॉर्म का, ए बी सी की फॉर्म का नंबर चाहिए विद द कंडीशन की ए लेस देन बी लेस देन सी, ऐसा होना चाहिए, या ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, कुछ भी कह लो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, इस 4 में से कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। तो 4 में से 3 नंबर चूज करने का तरीका, या तो आप 1 2 3 चूज करोगे, या तो 1 2 4 चूज करोगे, या तो 2 3 4 चूज करोगे, या तो 1 3 4 चूज करोगे, 3 नंबर ऐसे ही चूज करोगे ना। तो मैंने 4 में से कोई भी 3 नंबर चूज किए 4C3 तरीके से, ये वो सारे तरीके हैं, है या नहीं है? यही वो तरीके हैं कि मैं 4 में से 3 नंबर चूज कर सकता हूं, इनटू अब उन नंबर्स को जिनको आपने चूज किया, आपने कोई से भी 3 नंबर चूज किए, लेकिन उसको चूज करने के तरीके हैं 4, 4C3 4C3 4 एक्चुअली। अब जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आपको, उनके डिजिट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो उसका अरेंजमेंट तो एक ही होगा ना। नहीं समझे? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एकदम क्रिस्टल क्लियर ना? तो दूसरे का सवाल का आंसर क्या हुआ, 9C4।
इंक्रीजिंग बोले चाहे डिक्रीजिंग बोले, आंसर तो वही है। जब एक फिक्स रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि भाई इसको कितने, पहले आपको केवल सिलेक्ट करना है, उसका अरेंजमेंट तो एक ही है, जो भी सिलेक्ट हो जाएगा उसका अरेंजमेंट एक ही होगा। आगे बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? इंटरेस्टिंग था कि नहीं? फटाफट नोट करो। अब इसमें एक माइनर सा चेंज करेंगे फिर। अगर किसी को दोबारा कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिटा दो ना ऊपर से तो। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। हाउ मैनी 7 digit numbers of the form A B C D E F G, देखो 7 हो गए क्या? हो गए ना 7? हाँ, A B C D E F G can be formed when when A, B, C, D, E, F, G belongs to, चलो इस बार जीरो को भी पकड़ लेते हैं, 0 1 2 up to 9 and 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 A is less than B, less than C, less than D, greater than E, greater than F, greater than G। अब देखिए अच्छा सा लग रहा है कि देखने में? बढ़िया सवाल लग रहा है कि नहीं? अब इसमें केसेस बना बना के तो मतलब हालत खराब हो जाती। अब सोचो इसके बारे में क्या करेंगे। कंडीशन ये है, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D बट ग्रेटर देन E ग्रेटर देन F ग्रेटर देन G। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ये मान के चलना है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये सभी जो A B C D E F G हैं सब डिस्टिंक्ट हैं। ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अब देखो ये सवाल दूसरा है कि नहीं? अब इसमें अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि हाँ 9C7 या 10C7 कर लें, तो ये तो समझ में आ गया वो गलत हो तो मामला भाई। क्योंकि क्या लग रहा है, मजेदार सवाल है कि नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, केवल जीरो का फर्क नहीं है। देखो सिंबल भी चेंज हो गए आगे चल के। नहीं एक नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, हमने इस पूरे कार्यक्रम में ये देखा कि डी जो है वो सबसे बड़ा प्राणी है कि नहीं? तो डी ही हमें हेल्प करेगा इस पजल से बाहर निकलने में। सबसे पहले मन में जो विचार आएगा, देखो डी से 3 बंदे तो छोटे ही हैं और डी बाकी 3 से भी बड़ा है, तो पहला मन में विचार आया कि डी की वैल्यू 4 होनी चाहिए। 3 से तो बड़ा ही होना वो, कम से कम या 3 होनी चाहिए डी की वैल्यू। 0 हो सकता है कि डी बताओ। अच्छा हाँ, तो सबसे पहला चुनाव जो करेंगे डी का वो 4 ही करेंगे, या उसके पहले भी कोई नंबर मन में आ रहा है किसी के? नहीं आ रहा है ना? तो पहले डी इक्वल टू 4 से शुरू करते हैं कि वो क्या बोलता है। देखो अगर मैंने डी को यहाँ पर 4 लिया, हालांकि 4 नहीं आएगा, अभी देख लेना तुम लोग, डी इक्वल टू 4। नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आएगा, पर मान लो कि आया। हाँ अब डी देखो, अगर डी को 4 लिया तो आपके पास इनके लिए कितनी चॉइस है? केवल 1 2 3, इसी क्रम में लेना पड़ेगा आपको। और ये 4 हुआ, लेकिन ई एफ जी को क्या लोगे? जो 4 है इसको क्या ले सकते फिर? नहीं ले सकते ना, जबकि सारे डिजिट से डिस्टिंक्ट है। तो मतलब डी इक्वल टू 4 लेने वाला जो विचार है वो त्याग दिया हमने। क्या हम डी इक्वल टू 5 ले सकते हैं? उसमें क्या समस्या है? यही समस्या है। डी इक्वल टू 6 नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? देखो डी इक्वल टू 6 लिया और ये 1 2 3 यहाँ आ गए, अब कौन कौन बचे? 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
नहीं नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि D6 हो सकता है। पहले हमें वहां उस पोजीशन पे स्टैंड करना था, वहां पर D की हम शुरुआत कर सकते। इसका मतलब D इक्वल टू 6 तो हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, ओके। तो पहला केस यही बनाएंगे, केस फर्स्ट, C1 मतलब केस फर्स्ट, व्हेन D इक्वल टू 6। तो अगर D6 है तो A B C बिलोंग करेंगे कहां पर, A B C, और बाकी F G H भी बच गया, D को छोड़ के D E F G, ये सब कहां पर बिलोंग करेंगे, 0 1 2 3 4 5, इनमें बिलोंग करेंगे। हुँ? नहीं, ये बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि 0 हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ABC लेना है हमें, तो ABC को रखते हैं 1 2 3 4 5 में, ABC 1 2 3 4 5, A0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 का माइंड में रखना, लेकिन 0 उधर वालों में हो सकता है, EFG में, ठीक है। अब समझो, D अगर 6 है तो आप ABC का चुनाव इन 5 में से कोई से भी 3 को ले लो, होगा कि नहीं होगा। तो 5C3 तरीके से आप 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो और उनको नाम रख दो ABC, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट तो एक ही हुआ उनका। अब मान लो आपने वो जो 3 नंबर लिए जो ABC के लिए आपने सेलेक्ट किए, तो ABC के लिए मानो सेलेक्ट करने वाले नंबर आपने ये लिए 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है 2 3 4 लिया हो आपने, कोई से भी लिए, लेकिन इसमें सारे आ गए 5C3 में। अब जो EFG हैं उनके लिए क्या चॉइस है, वो कहां बिलोंग करेंगे, 0 हो सकता है, और 1 2 3 आपने इधर पकड़ लिया तो 4 5, 0 4 5, यही चॉइस है कि नहीं। सेलेक्ट होने वाले बंदे भी 3 हैं, डिजिट्स भी 3 हैं, तो 3 के 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि एक ही तरीका हुआ। 3C3 भी कह सकते हो आप इसको, और 1 भी कह सकते हो। तो कुल मिला के पहला हुआ 10, यानी कि 10 नंबर ऐसे बन सकते हैं जब D की वैल्यू 6 होगी। आपको तो भी मैं 10 नंबर बना के दिखा सकता आपको, क्योंकि वो नंबर कम है इसलिए बना के बताना आसान है। अभी बीच में मान लो किसी का 110 आ गया और वो बोलो बना के बताओ, वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये 10 नंबर बना के दिखा सकता हूँ। ये आ रहा है समझ में, बन रहे 10। हम्म, हाँ क्यों नहीं आ सकता, मैं कहा मना करूं, मैं तो ऐसा बोला कि भाई इन 5 में से आपने कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, जो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए उनका नाम आपने ABC रखा, बाकी बच गए 2, वो 2 जो है वो EFG के साथ में जाएंगे। वो जरूरी थोड़ी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 2 3 लिए, ये मैं बोला चलो भाई 3 4 5 लिए तो 1 2 वहां चले जाएंगे, नहीं समझे, वो तो कोई भी 3 है। बोलो क्लियर है क्या बात। अब दूसरे पे चलते हैं, अगर D की वैल्यू केस 2, अगर D की वैल्यू 7 हुई, व्हेन D इक्वल टू 7, आज के लेक्चर के बाद आप लोग काफी हद तक कंफर्टेबल मोड में आ जाएंगे कॉम्बिनेशन के। अगर D7 है तो अब आप देखो ABC कहां बिलोंग कर सकता है बताइए, 1 2 3 4 5 6, और अगर मान लो मैंने जब ABC को 3 को सिलेक्ट किया, इसमें से 6 है ना टोटल, ये 6 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो 6C3 तरीके से, जो सेलेक्ट हो गए उनका नाम ABC रख दिया। अब मान लो वो सेलेक्ट हुए, एक 2 हुआ, एक 4 हुआ, एक 6 हुआ, कोई भी हो सकता है, तो बाकी के जो 3 बच गए वो तो किसके लिए जाएंगे, EFG के लिए, और वहां पर तो 0 भी है, तो EFG के पास चॉइस है 0 1 3 5, ऐसा ही है ना, 4 चॉइस है, लेकिन सेलेक्ट तो 3 ही करने, तो इंटू 4C3, यहाँ इंटू कोई और फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, तो जब ऑर्डर फिक्स है तो उनका नहीं होगा सेलेक्ट, ठीक। तो कितना आ गया, 6C3 होता है 20 आई थिंक, यस, 20 इंटू 4 इज 80, तो ये आ गया 80। इसके बाद केस 3, व्हेन D इक्वल टू 8, अगर D की वैल्यू 8 है
तो अब आप मुझे बताओ कि एबीसी कहां तक बिलोंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो इन 7 में से आप कोई भी 3 चूज कर लो 7C3 तरीके से, और उनका नाम एबीसी रख दो। मान लो आपने ये 3 चूज करे, तो बाकी जो 4 5 6 7 हैं वो तो EFG के लिए चॉइस बनेंगे। तो EFG कहां पर बिलोंग करेगा? 0 4 5 6 7। तो ये 5 है, 5 में से कोई भी 3 चूज कर लो। तो 5C3, 7C3 इज 21, 21 होगा 35 हुआ, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 35 हुआ, बराबर है 35 हुआ। 35 इंटू 10 350, 350। ठीक। केस 4, एक और केस बचा, व्हेन d इज इक्वल टू 9। अभी मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, बताओ कितने केस बनेंगे? 8C3 इंटू 6C3 कितना आएगा? देखो 8C3 कितना हो जाएगा? 56 इंटू 6C3, 6C3 इज 20, है ना? 654 20, यस। तो 1120। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड एट देम, टोटल नंबर्स कितने बन गए? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, पहले कितना था? 10 प्लस 80 प्लस 350, 1120। 12 15 15 60 होगा, देखिए। अरे जीरो एक हुआ, 2 और 5 7, 8 7 15 1 16, 2 और 3 5, यस वही 15 60 बोल रहा था, 1560। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलो अब दूसरा सवाल भी बढ़िया हो गया, थोड़ा एक सवाल आसान सा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को सबका आंसर आ जाए। थोड़ा बड़ा है, 7 डिजिट का, नहीं उतना बड़ा नहीं रहेगा, आइडिया तो सेम ही लगना है, डिजिट भी यही रहने हैं। 12 डिजिट का कैसे हो सकता है? डिजिट ही ले दे के 10 होते हैं। हाँ तो मैंने कब मना किया? नहीं नहीं, लेकिन सोचो कैसे होंगे। बी इज ग्रेटर देन ए। चलिए लिखिए। अच्छा, रुक गए भाई, साइड में रुक जाते। अरे क्वेश्चन क्वेश्चन मिटा रहा हूँ यार। जिन लोगों ने नोट कर लिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000?
कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। अब नेचुरल नंबर्स बोला है तो रिपीटेशन तो अलाउड तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रिपीटेशन तो हो सकता है ना? यस, है, रिपीटेशन अलाउड है। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला सवाल बहुत बढ़िया है, इसलिए एक सवाल बीच में इजी आना चाहिए। बढ़िया से मतलब अच्छा है, दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। हाँ, 3 × 5⁵ लिटिल बिट रॉन्ग। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने 3 × 5⁵ लिया है तो ये रॉन्ग है। 3 मतलब क्यों? हाँ, लेकिन 4 से शुरू तो हो सकता है। हाँ, पहले को तो 1 2 3 में से कोई भर सकते हैं। यस। हाँ, तो फिर बाकी प्लस क्यों किया? तो अगर 3 लेके किया तो 3 × क्यों किया? अच्छा, × 3 फैक्टोरियल भी? वो 3 फैक्टोरियल किस बात के लिए किया महेश बाबू? वो अरेंजमेंट ही तो कर रहे हो तुम, 5 5 5, वो क्या है? यस, 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 गुड, यही सही आंसर है। देखो, इस सवाल में ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोगों को एक आसान सवाल दे रहा था मैं तो उसमें कुछ न कुछ छिपा नहीं था। गलती समझो क्या करते हैं, देखो, आपको 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा नंबर बनाना, डिजिट्स आपको यूज करना है 1 0 1 2 3 4। तो ये बात तो क्लियर है कि आप पहले प्लेस को केवल इन 3 डिजिट से भर सकते हो। तो मैंने ये बॉक्स बना लिए और इस प्लेस को केवल 3 तरीके से फिल किया जा सकता है। यहाँ पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अब इसके बाद इस प्लेस को 5 तरीके से फिल किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? भाई, जब यहाँ पर 1 या 2 या 3 आने वाला है तो जो भी नंबर बनेगा 4000 से तो छोटा ही रहेगा ना, रहेगा। इस प्लेस को भी 5 तरीके से फिल किया जा सकता है और इस प्लेस को भी 5 तरीके से ही फिल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अलाउड है, क्योंकि आपको सारे नंबर्स वो बताने हैं जो 1000 से 4000 के बीच में हो। ठीक है, तो आंसर आपने लिखा 3 × 5⁵, लेकिन यहां पर मैंने लिखा 3 × 5⁵ तो रोंग है। रोंग वो क्यों है? क्योंकि देखो, एक नंबर जब आपने यहां पर 1 लिखा होगा, 1, और आप बोल रहे हो इस प्लेस को 5 तरीके से, इसको 5 तरीके से, इसको 5 तरीके से भर सकते हो, इसका मतलब आपने ये भी बनाया है, यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है और यहाँ भी 0 हो सकता है। आपने ये बंदा भी ले लिया है, जबकि सवाल में तो ये बोला था ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए था, तो इसलिए एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 1000 वाले को हटाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी, कितना हो गया था ये, 375 हो गया कि देखियो, 125, 375 -1 यानी कि 374। दिस इज द करेक्ट आंसर।
ओके। आ गया समझ में? ये तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर there are five there are five parallel lines. There are five parallel lines, comma, intersected by which are intersected by another set of four parallel lines, which are intersected by another set of four parallel lines, set of four parallel lines. Then find total number of parallelograms formed by these lines. Find the total number of parallelograms formed by these lines. Formed by these lines. क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको 5 पैरेलल लाइंस गिवन है, तो मान लो कि ये 5 लाइन हो गई, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लाइंस हो गई। इनके आप नाम रख सकते हो L1, L2, L3, L4 and L5. These are the 5 lines, 5 parallel lines, and these 5 parallel lines are intersected by another set of 4 parallel lines. मतलब समझे, और 4 पैरेलल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करती हैं। वो इनके पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो फिर इंटरसेक्ट क्यों करती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक, सपोज करो ये लाइन है आपकी L6, L7, L8 और L9। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कोई प्रॉब्लम? अब सवाल ये है कि पैरेललोग्राम कितने बने? पैरेललोग्राम मतलब समझो ना, ये इसको बोलते पैरेललोग्राम। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? बहुत बनेंगे ना। मजेदार हो गया काम, मतलब गिन सकते कि नहीं गिन सकते? और अगर लाइन 40 40 और 50, एक तरफ 40 एक तरफ 50 दे दो, तो बैठ के यही काम रह जाएगा गिनने का बस खाली। मजेदार काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो अभी गिन देते हैं कितने मजेदार, देखो अभी गिनते हैं। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स अभी देख लेंगे यार, जितना भी आता है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू 5C2 इंटू 4C2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इन 5 में से कोई सी 2 लाइन चूज कर लो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग 4 में से कोई सी 2 चूज कर लो, पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इन 5 में से कोई सी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग इन 4 में से कोई सी 2 सेलेक्ट कर लो, पैरेललोग्राम पक्का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ 2 from first set of parallel lines and 2 lines from the second set of parallel lines. That is equivalent. तो 5C2 into 4C2, 10 into 6 मतलब 60। अब चूंकि ये संख्या कम है तो आप गिन भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या करो, केवल देखो 2 पैरेलल लाइन लो और 2 पैरेलल लाइन लो, तो एक ही पैरेललोग्राम बना। मतलब इसका आंसर हुआ 2C2 into 2C2। हुआ कि नहीं हुआ?
मतलब एक सेट में 2 पैरेलल लाइंस है, दूसरे सेट में अनदर 2 पैरेलल लाइंस है, और उनसे ये पूछा गया होता मुझसे कि भाई कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तो पहले भी दोनों ही लेनी पड़ेंगे, दूसरी भी दोनों लेनी पड़ेंगे, तब एक पैरेललोग्राम बना। 2c2 की वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 ही हुआ कि नहीं हुआ। अब सपोज करो पहले सेट में 3 पैरेलल लाइंस हैं, 3, और दूसरे में 2, एक में 3 पैरेलल लाइंस हैं और दूसरे में 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो 3 में से 2 चूज कर लो और एक में से 2 में से दोनों ही करनी पड़ेंगी, तो तभी पैरेललोग्राम बनेगा, है कि नहीं। तो 3 इंटू 1, तो 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। देखो इजीली काउंट कर सकते हो, देखो एक तो यही बना, एक ये बना, और एक ये पूरा बना, 3 ही हुए कि नहीं हुए। अभी 4 वाला गिनवाओं कि समझ में आ गया। हाँ, तो अब जनरल रिजल्ट ये बन गया कि अगर हमारे पास m पैरेलल लाइंस हैं, m मैंगो, और दूसरा सेट है n पैरेलल लाइंस का, और आपसे ये पूछा गया कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तो फाइनल आंसर विल बी mc2 इंटू nc2। लिख लो ये बात। इन जनरल if there are m parallel lines, in general if there are m parallel lines which are intersected by another set of n parallel lines, which are intersected by another set of n parallel lines, ठीक है, then total number of parallelograms which are intersected by another set of n parallel lines, small n parallel lines, then total number of parallelograms that can be formed, या total number of parallelograms formed ऐसा भी लिख सकते हैं, is equal to mc2 into nc2। अब ये बात आगे से उम्मीद है आपको याद रहेगी, क्लियर है। अब देखो इसी बात को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज क्या करें भाई, मेरे पास ये एक लाइन थी 5 पैरेलल और 4 वर्टिकल लाइंस थी, 4 वर्टिकल लाइंस है जो पहले 5 लाइन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, समझे। तो अभी सवाल में थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब पहले तो ये 5 लाइन, अब बाकी 4 लाइन इनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये पूछेगा भाई कितने रेक्टेंगल बनेंगे, उतने आएंगे ना, समझ में आ गया। सवाल में मामूली सा चेंज करेगा, रेक्टेंगल पूछ लेगा। अब सवाल पेपर में अगर ये आ गया तो ये मन में नहीं आना चाहिए कि पैरेललोग्राम वाला करवाया था, रेक्टेंगल तो बताया ही नहीं था, समझ गए। और दूसरा सवाल, लेकिन इसमें एक मजेदार सवाल है। अब अगर वो वर्टिकल लाइंस के केस में क्वेश्चन सपोज करो ऐसे दिया कि भाई ये 5 लाइंस हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं, पैरेलल है लेकिन समान दूरी पे हैं, इक्वली स्पेस्ड, ठीक, और 4 वर्टिकल लाइंस हैं वो भी इक्वली स्पेस्ड हैं, जितना स्पेस इनके बीच में था वैसे उतना ही इनके बीच में है, वो इनको इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकल, तो कितने स्क्वायर्स बनेंगे, नहीं, रेक्टेंगल्स जो है बनेंगे आपके 5c2 इंटू 4c2 ही, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, उल्टा बोल रहा हूं मैं, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, उल्टा बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं। तो कितने स्क्वायर्स बनेंगे और कितने रेक्टेंगल बनेंगे, दोनों चीजें अलग अलग बात है। जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले तो वो ठीक था 5c2 इंटू 4c2, मतलब आप कोई भी 5 लाइन चूज, 5 में से कोई भी 2 लाइन आप चूज कर रहे हो, यहाँ से कोई भी 2 चूज कर रहे हो, तो वो जो बन रहा है ना वो स्क्वायर भी बन रहा है, रेक्टेंगल भी बन रहा है, यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी ले लिए हैं, क्योंकि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है, इसलिए जब आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले तो वो 5c2 इंटू 4c2 में आ गया। लेकिन गुड क्वेश्चन, अब आप मुझे बताओ कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे रितेश कि रेक्टेंगल कितने आए, केवल रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं थे, बताइए। सवाल समझ में आया। अभी तक ऐसा तो कोई मेथड हमने डेवलप ही नहीं करा जिसमें
केवल ये बताया जा सकता है भाई ये तो रेक्टेंगल ही है, पक्का स्क्वायर नहीं है। अब इस बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी शुरुआत करते हैं आप लोगों के वेरी फैमिलियर चेस बोर्ड से। हाँ बोलिए। क्या बनेगा? हाँ वो नहीं करना, अभी करेंगे करेंगे, उसको भी करेंगे, उसके लिए ग्रिड प्रॉब्लम समझेंगे। अभी युवराज ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि सर अगर हम इनको ऐसे मिला दें तो ट्रायंगल भी बन जाते, तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? तो अभी जो है ना, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स की आज एक शुरुआत हुई है। इस चैप्टर में अथाह ज्ञान है। अथाह मतलब जितना भी आप इस चैप्टर की डेप्थ में जाओगे आपको लगेगा अभी तो कुछ भी नहीं सीखा हमने। यही खास बात है इस चैप्टर में, ये भी हम सीखेंगे, उनको बोलते हैं ग्रिड प्रॉब्लम्स, और वो आप लोगों के इस चैप्टर के समाप्ति के दौरान जो लास्ट एक दो लेक्चर होंगे उसमें आएगा। 99% लास्ट लेक्चर में या सेकंड लास्ट लेक्चर में आता है ग्रिड प्रॉब्लम्स। मतलब हम उसमें ये भी सीखेंगे कि यहाँ से एक चींटी स्टार्ट करती है अपना चलना और उसको यहाँ तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए जाना है उसको, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ, अभी चींटी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन ये सवाल भी होने वाला है जब चींटी जो है चेस बोर्ड पे भी चलेगी और इस प्रकार के बोर्ड पे भी चलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दादाजी को जू में ले गए अंकल, जो हमारा 8 लेक्चर के बाद आया था, सवाल तो पहले दिन का था वो, लेकिन अभी बहुत सारी कहानियां इसमें बाकी हैं। चलिए अब बना लो चेस बोर्ड। पहले टेस्ट वो सवाल ही करते हैं, फिर बताता हूँ उसके बारे में बाकी चर्चा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला, गड़बड़ मत करो बीच में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन ए चेस बोर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। ठीक है, तो चेस बोर्ड जो है वो, उसके बारे में ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि वो कैसे बनता है, वो तो सभी ने देखा होगा। तो बना लो एक चेस बोर्ड फिर। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन और कितनी वर्टिकल? नो नो, गलत आंसर, पहला ही गलत। तुम लोगों ने नहीं देखा चेस बोर्ड मतलब। 8 8 नहीं, 9 9 लाइन बनाओ तब 8 बॉक्स बनेंगे ना भाई। तो 9 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और 9 उनके वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है, और चेस बोर्ड बनाओ, बनाओ इक्वली स्पेस्ड, ताकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दिखे आपको। हाँ भाई, ये जो लाइंस बनेंगी उनमें कम ज्यादा स्पेस मत रखना, इक्वल रखना है। चेस बोर्ड तो सबने देखा ही होगा ना। हाँ, जिसने नहीं देखा वो यहाँ देखो बन रहा है। कितने हो गए? तो बहुत सारे खींचते मैंने लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बराबर ही खींच गए। 1 2 3 4, बातें नहीं, 5 6 7 8। देखो, ये चेस बोर्ड है और इस पर हम खेलेंगे नहीं, खाली आज इसको काउंट करना सीखेंगे बस। ठीक है, खेलने वाला प्रोग्राम भी है इसमें आगे, क्वेश्चंस जब हम पढ़ेंगे इसको, चैप्टर को आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ कुछ इससे रिलेटेड गेम्स के क्वेश्चन भी आएंगे।
तो जैसे मैंने बताया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब रोमांच से भरा पड़ा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, महेश बाबू फोकस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स ये है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट इज इक्वल टू 9 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनमें से कोई भी 2 लाइन चूज कर लो, और 9 जो वर्टिकल लाइंस है उनमें से कोई सी भी 2 लाइन चूज कर लो, तो ये आपका 9c2 इंटू 9c2। ये जो नंबर आएगा, ये जो संख्या आ रही है, दिस आल्सो इंक्लूड्स स्क्वायर्स, इंक्लूड्स स्क्वायर्स, स्क्वायर्स को भी ये इंक्लूड करती है। करती कि नहीं करती? हाँ या ना? ठीक है, अब केवल स्क्वायर चाहिए, केवल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, अब देखो ये चेस बोर्ड से मैंने शुरुआत की, अभी इसको पहले हम एक एक आराम से डिस्कस करेंगे कि कितने स्क्वायर्स होंगे, फिर आपको एक जनरल रिजल्ट बताया जाएगा कि अगर n बाई एन का भी होता, n हॉरिजॉन्टल n वर्टिकल लाइन होती, तो उसमें कितने रेक्टेंगल्स होते और कितने स्क्वायर्स होते। रेक्टेंगल का तो मीनिंग आपको यही समझ में आ गया होगा कि अगर n हॉरिजॉन्टल और n वर्टिकल लाइन होते तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो nc2 इंटू nc2 ही होना था। होना है कि नहीं होना है? यही जनरल है। लेकिन स्क्वायर्स में कैसे करेंगे? पहला, जो जनरली ऐसा बोलते हैं कि भाई चेस बोर्ड में तो 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो पूरी बात यह है कि चेस में 64 यूनिट लेंथ के स्क्वायर्स होते हैं। ये करेक्ट आंसर है। नहीं तो एक बात बताओ, ये 64 तो गिनी लिए, कोई भी गिन लेते, 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो गई, मस्त हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 बाई 2 का एक स्क्वायर है कि नहीं? है कि नहीं है? ये भी है कि नहीं? ये सेम ही बन गया होगा, मुझे लगता है, अलग कर देता हूँ इसको। ये थोड़ा दिख रहा होगा, एक ये हुआ 2 बाई 2 का, रेड पता नहीं चलता है कि नहीं। ये तीसरा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब एक तरीका तो ये है कि हम इनको काउंट करें आराम से, प्यार से, इत्मीनान से, समय लेते हुए करते हैं काउंट। देखो 1 3 एक बनेगा, 1 3, फिर 2 4, 1 3 2 4, फिर 3 5, फिर 4 6, फिर 5 7, फिर 7 9। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले पहले संख्या काउंट कर लो, सीक्वेंस में लिखी हुई है, मतलब 7 बनेंगे ऐसे, बनेंगे नहीं बनेंगे? यानी कि 7 जो है ये वर्टिकली बने तो 7 ही हॉरिजॉन्टली बनेंगे, बनेंगे नहीं बने? तो पहले देखो यूनिट लेंथ के 8 इंटू 8, ये तो है यूनिट लेंथ वाले। फिर 2 2 वाले देखो 7 इंटू 7। अब 3 3 वाले गिनवा देता हूँ आपको। अच्छा पहले ही समझ गए, होशियार हो गए तुम लोग तो। 3 3 वाले जो है वो 6 इंटू 6, चाहो तो लिख के देख लो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का? या नाम ये लिखूं मैं? क्लियर एकदम? तो ये 1 यूनिट वाले हैं, ये 2 यूनिट वाले हैं। अब 3 वाले जो बनेंगे वो 6 इंटू 6 बनेंगे। 4 यूनिट वाले 5 इंटू 5, 25 बनेंगे। और इसके बाद में ये 4, 1 2 3 4, 5 यूनिट वाले 4 इंटू 4, देन
3 × 3, देन 2 × 2, लास्ट में। अब देखो मजेदार बात, रटा रटाया फॉर्मूला है, 8² प्लस 7² प्लस 6² प्लस 5² प्लस 4² प्लस 3² प्लस 2² प्लस 1², सिग्मा एन स्क्वायर। पहले 8 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इसी बहाने से वो फॉर्मूला भी याद कर लो। सिग्मा एन स्क्वायर क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 इंटू 9 इंटू 17 बाई कितना 6, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 चौके 8, करो मल्टीप्लाई 51 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204, टोटल आ गए 204। तो स्क्वायर्स होते हैं 204। अब मजेदार बात, रिजल्ट देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर ये चेस बोर्ड ना होके, अगर ये चेस बोर्ड ना होके एक n हॉरिजॉन्टल लाइंस होती और n वर्टिकल लाइंस होती, और उसमें हमें ये बताना होता कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो पहला तो आंसर होता nc2 इंटू nc2, दूसरा आंसर होता सिग्मा एन स्क्वायर, होता कि ना होता, ये सिग्मा, इसमें 8 थे ना, तो 8 बार ऐड हुआ, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर होगा कि सिग्मा n माइनस 1 स्क्वायर होगा, यस सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अरे देखो ना भाई, आपने 9 लाइन ली थी तो 8 तक गया है ना, 9 लाइन्स ली हैं आपने तो 8 स्क्वायर बना है हाईएस्ट। अगर 10 लाइन्स होती तो 9 होता, तो अगर आपने n लाइन्स ली हैं तो n माइनस 1 स्क्वायर होगा ना। और अगर इसी में आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं जो स्क्वायर नहीं है, दिस माइनस दिस, टोटल रेक्टेंगल में से वो घटा दो जो स्क्वायर्स हैं, तो वो बच जाएंगे जो केवल रेक्टेंगल हैं। इज दैट क्लियर? फटाफट नोट करो और उनकी संख्या बताओ कितनी आ रही है। ये 36 बन गया था, 36 हो रहा है ना 9 इंटू 8, यस। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296, तो 1296 में से 204 घटा दो, तो वो आपके पास वो आ जाएंगे जो केवल पूरी तरीके से रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर नहीं। ये सवाल अगला मेरे मन में भी आ रहा है श्वेता, बिल्कुल सही सवाल है। अब जैसे इसने श्वेता ने एक सवाल पूछा कि अगर ऐसा नहीं होता और वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो मान लो m है मैंगो, और वर्टिकल लाइंस n है, तब क्या होगा? उस केस में हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो हम ऐसे ही निकालेंगे mc2 इंटू nc2, बट स्क्वायर वाला मैटर थोड़ा फंस जाएगा, तो वो एक सवाल हम डिस्कस करेंगे अभी। इसको नोट करो फटाफट, करते हैं हैं? नहीं, पहले इसका जनरल रिजल्ट लिखेंगे, फिर उसको एक, वही लास्ट क्वेश्चन है बस, उसको कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर को पूछ रहा था। ओके, तो लिखिए एक नोट करके इसके नीचे, नोट इन जनरल। अच्छा, कल की क्लास में ना मैं आप लोगों को सेट, आप लोगों को बहुत आसान लगता है ना? नहीं है, आसान है,
नहीं भी लगता तो भी जो पढ़ाना हो तो पढ़ाना ही है ना, तो उसको लगाओ आसान। अब देखो कल सेट और सबसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, और वो भी एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर ही है। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर अभी बहुत बचा है देखा जाए तो, उसके बाद ही हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दो क्लास हमारी एप्लीकेशंस पे ही जाने वाली हैं। कल हम लोग जो हैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सबसेट्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप लोगों ने कल ध्यान दिया हो तो क्लास में हमने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 की पावर n कैसे आए थे। तो हमने उसका एक एक्सप्रेशन लिखा था, बट ये तो अभी बाइनोमियल में आएगा कि 2 की पावर n टोटल कैसे बना वो, राइट। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई ए और बी एक सेट सी के सबसेट्स हैं, ठीक है, तो कितने तरीके से हम ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं जबकि ए और बी में एक ही एलिमेंट कॉमन हो, या 2 एलिमेंट कॉमन हो, या 3 एलिमेंट कॉमन हो, या इन जनरल 8 एलिमेंट कॉमन हो, तो उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो कितना मजेदार सवाल है। दूसरा, ए और बी सेट सी के सबसेट्स है, ए और बी को कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो लेकिन ए यूनियन बी पूरा सी बन जाए, है कि नहीं। तो कल भी आप लोगों के दिमाग का दही होने वाला है, पर मजा आ जाएगा कल, ये भी पक्का है। देखो आज के सवाल भी कितने इंटरेस्टिंग थे देखने में। स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि मतलब कितने केस बनेंगे यार, लेकिन जब उसका आंसर सामने आता है ना, ये लगता है यार ये तो सही में मैजिक टाइप का ही हो रहा है कुछ, ये तो बहुत ही आसान था। अभी जितने भी आपने एप्लीकेशंस पढ़े, उन सारी एप्लीकेशंस में ये सबसे आसान लगा होगा आपको एनसीआर में, और कल जो सुनने में बहुत टफ लग रहा है वो और आसान लगेगा। बस उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सेट और सबसेट्स के बारे में जानकारी हो, और सबसेट्स और पावर सेट आपको लिखना आता हो। अगर किसी को ये नहीं आता तो आज की क्लास के बाद आप लोग घर पे जाके उसको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना, किसे, सबसेट्स लिखना और पावर सेट लिखना, क्योंकि अगर वो नहीं आता होगा तो कल की क्लास में तो कुछ नहीं आएगा, ये पक्का है, एकदम क्लियर, ठीक है। और अगर ये आता होगा तो फिर सब पक्का ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एनसीआर के अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, सारी दुनिया ही एनसीआर में छिपी हुई है। चलिए, तो इन जनरल नोट में लिखिए, इन जनरल if there are n horizontal lines, if there are n horizontal lines and n vertical lines, if there are n horizontal lines and n vertical lines, then first point, total number of rectangles, total number of rectangles is equal to mc2 नहीं n सॉरी n nc2 into nc2, nc2 into nc2, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा, आया क्या समझ में। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक, समझ गए। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में अप टू n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी n-1 क्यों लिखा है, अभी चेस बोर्ड में वही समझा था हमने, ठीक है। अब जो इसने श्वेता ने एक सवाल पूछा, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है कि ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो जितनी वर्टिकल लाइन है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक ज्यादा और एक कम भी हो सकते हैं। और उसमें अगर मान लो m हॉरिजॉन्टल लाइंस है और n वर्टिकल लाइंस है, तो हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल सकते हैं,
लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पहले एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट को भी जनरलाइज करेंगे। ठीक है, लिखिए, लिखिए रितेश बाबू, लिखो। देयर आर 7 vertical lines, there are 7 vertical lines and 5 horizontal lines. ये ठीक है? There are 7 vertical lines and 5 horizontal lines. Then find and they intersect each other. ये भी मतलब अंडरस्टूड ही है, वो तो समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लाइंस है तो ऐसे भी इनफाइनाइट चलती है। तो फाइंड number of rectangles and the number of squares formed by these lines. Formed by these lines. Number of rectangles and number of squares. ठीक है, देखो 7 वर्टिकल लाइंस हैं, 7 है वर्टिकल लाइंस, और 5 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। 5 है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब सवाल ये पूछा गया है कि टोटल रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। ये तो सबका आ गया होगा आंसर, कितना आया 7c2 इंटू 5c2। बहुत बढ़िया, चलो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा करते हैं, तो बना लेते हैं पहले इनको, और इक्वली स्पेस्ड है ये, है ना, ये अंडरस्टूड है अगर नहीं भी दिया जाए तो चलिए 7 वर्टिकल लाइन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर लिख लेते हैं 7, 7 वर्टिकल लाइंस, और ये 5 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5। बातें नहीं करो। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू, देखो भाई ये एक बात तो सब लोग समझ गए होंगे, यूनिट लेंथ के तो 35 हो गए 7 इंटू 5, उसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, या है बोलो? तो 7 इंटू 5 ये तो हुए यूनिट लेंथ के, प्लस भाई 7 ऐसे हैं, 24 बन रहे क्या? 1 2 3 4 5 6, यस यस 24 बनेंगे, सॉरी 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 बिल्कुल। लाइन 7 और 5 थी ना, तो एक एक 6 इंटू 4, कहाँ क्या सोच रहा है मैं, 6 इंटू 4 दिख ही रहे हैं यार, गिन भी सकते हैं इनको तो, है कि नहीं, इनको तो काउंट ही कर सकते हैं कि 24 बन रहे हैं। अब बात आती है ये कि जो 2x2 वाले हैं वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो उनको देखो ध्यान से, 2x2 वालों को, एक 2, और तीसरा दिख गया होगा आपको, 3, समझे? यानी कि ये जो 4 थे वो 3 हो गए, इधर वालों में देखो कितने हो गए,
इसका एक कम हुआ, इसका भी एक कम हुआ, अगले वाले काउंट कर लो। जुगाड़ समझ में आया? हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? 5 into 1 का एक ही बनेगा, देख लो चाहे। सॉरी, 3 3 into 1 का एक ही बनेगा। 3 यूनिट लेंथ वाला, मतलब 3 बनेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके डायमेंशन ये पकड़ के टोटल 3 बनेंगे। ये 3 आने का तो ये नहीं कि एक बन रहा है, ये कह रहे हैं कि ऐसे तो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा 3/1 साइज के कितने बनेंगे, 3/3 साइज के जो मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू आएगी, यानी कि 3 बनेंगे। ये मीनिंग है इसका। देखो ना, यहां से समझो, 1 यूनिट यहां पर लिख देते ना, 1 यूनिट वाले कितने बनेंगे? भाई सवाल बहुत बढ़िया है, ऐसा गड़बड़ मत करो कि थोड़ा सा भी कंसेप्ट हिलना नहीं चाहिए अभी लास्ट मोमेंट पे आके। 24 बने। फिर 2 यूनिट वाले, ये 15 बनेंगे। 3 यूनिट वाले, 3 यूनिट वाले 8 बनेंगे। और ये 4 यूनिट लेंथ वाले हैं, वो 3 बनेंगे। वो गिन भी सकते हो आप लोग नाम रख के इनके, इजीली आएगी बात समझ में। तो कुल मिला के बात ये है कि कितना हो गया मामला, 24 + 15 + 8 + 3, कितना हुआ देखियो, 50। अब अगर आप लोग ये समझ गए हो कि इसका पैटर्न क्या है, तो देखो आपने स्टार्टिंग में 7 वर्टिकल लाइन ली और 5 हॉरिजॉन्टल, तो आपकी शुरुआत हुई उनसे एक एक कम से, हुई कि नहीं? और ऐड करते चले गए। तो अगर इन जनरल मान लो कि m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस है और n वर्टिकल लाइंस है, n है वर्टिकल लाइंस, उल्टा लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, n वर्टिकल लाइंस है, देन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू m-1 इंटू n-1 प्लस m-2, अगले में इससे एक और कम हो जाता है, इंटू n-2 प्लस m-3 इंटू n-3 प्लस डॉट डॉट। लास्ट में इनमें से जो भी पहले 1 हो जाएगा वहां रुकना है अपने को। ये मालूम नहीं ना कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो अगर m ग्रेटर देन n हुआ, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ज्यादा हुए, तो दूसरे वाला कम हो जाएगा, मतलब 1 पे आएगा पहले, जो पहले 1 पे आ जाएगा वहां रुक जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब इनफिनिटी तक नहीं जा रहा है, समझ रहे बात? जो भी पहले 1 हो जाएगा, यहाँ ऐसे स्माइली बना देते हैं, यहाँ पर 1 पे आकर रुक जाना है, ठीक है? जो भी पहले 1 आ जाएगा उस पर रुक जाते। मैं वो डॉट डॉट लगा के इसलिए छोड़ रहा हूँ कि एक बार जो ना डॉट डॉट लगाने के चक्कर में मेरे मार्क्स कटे थे भाई। 5 क्वेश्चन का मतलब सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसमें मुझे केवल 2 नंबर दिए थे सर ने, इस डॉट डॉट के चक्कर में 3 काटे थे, जबकि मैं खुश था कि मुझे पूरे 5 के 5 मिलेंगे, जबकि उसमें फाइनाइट टर्म्स थे। अच्छे टीचर ही काटते हैं, जिस टीचर ने मेरे काटे थे वो आईआईटी के थे प्रोफेसर, ठीक है? सेकेंड सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने एक क्वेश्चन में, वो सरप्राइज क्विज लेते थे हमेशा 5 मार्क्स की, और वो बाकायदा क्रेडिट्स में ऐड होता था। आकर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, हमने सोल्व किया, पूरे खुश थे कि 5 में 5 मिलने तय हैं। मार्क्स मिले 2, 3 नंबर काटे सर ने, ठीक है? इस डॉट डॉट के चक्कर में। तो मैं उस दिन से माइंड में सेट है कि डॉट डॉट का क्या करना है, ठीक है? और एक ये होता है ना, ये डॉट डॉट भी कई बार बच्चे बहुत मजे में बहुत दूर तक खींच देते हैं। अगर इनफाइनाइट तक भी जाना है ना, तो 3 डॉट स्टैंडर्ड सिंबल है, 3 डॉट लगा दिए मतलब वो बता रहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। हाँ, अभी तो हमने यहाँ पर स्माइली लगा दी है, आगे चल के रोक दिया इसको। यहाँ स्माइली से मतलब जैसे ही 1 आ जाएगा हम खुश हो जाएंगे, यही रुकना है हमें, इसका मीनिंग है फिलहाल यहाँ पर ये। क्लियर? तो जो भी पहले 1 बन जाएगा वहां पर रुक जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग जो है, अगर m और n इक्वल नहीं हुए, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर इक्वल नहीं है,
तो उसमें भी हम इजीली नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को सेट, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स और पावर सेट, ये 4 चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ताकि आप लोग कल का लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ सको। ठीक है, बस ऐसे ही खुश रहिए, सीखते रहिए, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।